हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को नीलिट एसटीक्यूसी का जॉब वैकेंसीज के बारे में बता रही हूँ। ये वैकेंसी ऑलरेडी एक बार दिसंबर में आ चुकी थी और अभी ये वैकेंसी फिर से आई है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो उस टाइम पे नहीं फिलअप कर पाए, आपको पता नहीं चला होगा, तो वैसे कैंडिडेट आप इस टाइम पे फिलअप कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप पूरे डिटेल्स के साथ देखिए और अगर आपका स्ट्रीम इससे रिलेटेड है तब आप इसको फिलअप कर दीजिए। नीलिट एसटीक्यूसी की वैकेंसी साइंटिस्ट बी एंड टेक्नीशियन ए के पोस्ट के लिए आई है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए क्या लिखा है, नोटिस रिगार्डिंग स्ट्रीम वाइज रिवाइज्ड वैकेंसीज। स्ट्रीम वाइज रिवाइज्ड वैकेंसीज दैट मीन्स क्या है कि ये दिसंबर में ऑलरेडी एक बार आ चुकी थी, दिसंबर 2020 में। इसी वजह से और उसी को कंटिन्यू किया गया है, सेम एप्लीकेशन फॉर्म को सेम जॉब के साथ में। इसी वजह से इसका नाम रिवाइज्ड वैकेंसीज रखा गया है। जो ऑलरेडी उस टाइम पे दिसंबर में फिलअप कर चुके हैं नीलिट एसटीक्यूसी का साइंटिस्ट बी एंड टेक्नीशियन ए का फॉर्म, वो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपकी भी एग्जाम हुई नहीं है और अभी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। इसी वजह से ये फिर से उन लोगों ने रिवाइज्ड फॉर्म बोल करके वैकेंसीज को डाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उसकी डिटेल्स को लेकर। देखिए, दिस इज रिगार्डिंग द वैकेंसीज इन एसटीक्यूसी वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर नीलिट एनडीएल एसटीक्यूसी 2021। देखिए ये ऑलरेडी 2020 में आ चुकी थी, तो इसी वजह से इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 2020 है। जो 2 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन थी एंड लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर थी। द नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव नाउ बीन रिवाइज्ड एज पर डिटेल्स बिलो। मैं आप लोगों को डिटेल्स दिखाऊंगी कि उसमें किस पोस्ट के लिए कितनी जॉब वैकेंसी है। तो ये जब 2020 में आई थी दिसंबर में, तब क्या था, उस टाइम पे वैकेंसी कम थी। साइंटिस्ट बी के लिए आई थिंक 7 to 8 पोस्ट थे एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत ही कम पोस्ट थे। तो अभी इस नीलिट एसटीक्यूसी जो दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, अब क्या हो गया कि इसमें वैकेंसी में इंक्रीज हो गई है। इसी वजह से अब क्या कर दिया, उसको रिवाइज्ड फॉर्म में लाया गया। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो है मैं आप लोग को स्ट्रीम वाइज पूरे डिटेल्स के साथ बता रही हूँ। ये साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है उसमें टोटल 18 वैकेंसीज है। उसमें अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो उसमें 12 है, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 4 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1 है एंड पीडब्ल्यूडी ओएच के लिए 1 कैंडिडेट। दैट मीन्स 1 पोस्ट यहाँ पे है नंबर ऑफ वैकेंसीज में। तो अब देखिए अनरिजर्व में, जनरल में देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रीम वाइज है। एक सीएस जो एमसीए वाले या बीटेक जो सीएससी डिपार्टमेंट लेते हैं वो लोग, एमसीए वाले भी सीएस में आ जाएंगे, और जो बीएससी आईटी या एमएससी आईटी जो होती है, आईटी पे स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग आईटी में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगी, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, अनरिजर्व जो है सीएस में 4 वैकेंसीज है, आईटी में 2 है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 है। तो टोटल अनरिजर्व के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए सीएस एंड आईटी में कोई वैकेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में सीएस के लिए 1, आईटी के लिए 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2। तो ओबीसी में टोटल 4 वैकेंसीज है। एसटी में सीएस एंड आईटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसीज होगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो ओएच के लिए 1 है, और अगर कोई ओएच नहीं है तो ओए, ओएल, बीएल एंड ओएल वाले भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। अब साइंटिफिक असिस्टेंट ए जो पोस्ट है इसको टेक्नीशियन भी बोलते हैं या साइंटिफिक असिस्टेंट ए बोले। इसमें टोटल 63 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व है 26, ईडब्ल्यूएस 6 एंड एससी के लिए 8 एंड ओबीसी के लिए 23 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी में ओएच के लिए 2, एचएच के लिए 2 एंड एलवी के लिए 1 वैकेंसी है। देखिए अनरिजर्व में
CS के लिए 7, IT डिपार्टमेंट के लिए 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 है। तो टोटल जनरल कैटेगरी में 26 पोस्ट है। EWS में CS के लिए 2, IT के लिए 2 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, तो टोटल 6 वैकेंसीज है। OBC में CS के लिए 5, IT के लिए 4 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14, तो टोटल 23 वैकेंसीज है। SC कैटेगरी में CS के लिए 2, IT के लिए 2 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4, तो टोटल 8 है। एंड PWD में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम एंड कैटेगरी, OH के लिए 2 एंड सुटेबिलिटी OA, OL, BL, OL, HH के लिए 2 एंड LV के लिए 1, तो PWD में देखिए 5 वैकेंसीज हैं यहाँ पे टोटल। तो आप अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं, आप अपनी कैटेगरी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोग को पूरे डिटेल्स के साथ बता ही दी हूँ, तो आप इसमें देखिए अगर आपका मैच करता है स्ट्रीम वाइज में तो फिर आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसा चांस बार बार नहीं आता और ये बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, साइंटिस्ट भी एंड टेक्नीशियन। तो आप इसमें एक बार जरूर अप्लाई कीजिए। और इसका जो सिलेबस है, आपका गेट का ही सिलेबस होता है, ऐसे आप उसमें देख सकते हैं। उसका डाउनलोड करके सिलेबस को आप उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। गेट का इजी वाले पेपर बोल सकते हैं, इजी वाले पेपर, मॉडरेट पेपर, इसी टाइप का पेपर आता है, हार्ड वाला नहीं आता है। बट है कि 120 क्वेश्चंस होते हैं। अब 120 क्वेश्चंस में आपको कितना अटेम्प्ट करना है, तो कभी कभी हाई कटअप भी जाती है। तो मैं तो बोलूंगी पूरी अच्छी तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका जॉब जरूर लगेगा। भले यहाँ पे आपके कैटेगरी के वाइज से कम है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर कम है तो मैं अप्लाई नहीं करूं। मैं तो बोलती हूँ आप अप्लाई जरूर कीजिए, आपका डेफिनेटली होने का चांसेस है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। और नहीं भी होता है तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा फीस तो नहीं लग रही है, बहुत ही कम फीस है। आप एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करके उसका एग्जाम दे के देखिए, कौन जाने आपका सिलेक्शन ही हो जाए। तो एग्जाम देने से पहले नहीं घबराना है, सबसे पहले मैं तो बोलती हूँ आप एग्जाम जरूर दे के देखिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। और आपका सब्जेक्ट वाइज मैच करता है, CS, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इंस्ट्रक्शन फॉर रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या किस वजह से रीओपन किया गया और इसमें क्या है। और चलिए मैं आपको बता रही हूँ, हाईलाइट करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये सबसे पहले देखिए 2 दिसंबर 2020 को ओपन हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म एंड 31 दिसंबर 2020 इसका लास्ट डेट था, क्लोजिंग डेट था एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। उस टाइम भी आपका जो विमेन्स एंड SC/ST कैटेगरी है उसकी फीस थी 400 एंड अदर्स के लिए थी 800। तो अभी भी सेम एप्लीकेशन फी है, तो आप एक बार अप्लाई जरूर कीजिए। और आप दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साइंटिस्ट भी एंड टेक्नीशियन है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फी दोनों के लिए अलग अलग पे करनी पड़ेगी। तो अभी जो है एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशंस अलोंग विथ फी नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है बहुत ही क्लियरली मैसेज के साथ में, जो ऑलरेडी दिसंबर में दैट मीन्स इस टाइम पीरियड पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए हैं, उन लोगों को और दोबारा वैसे कैंडिडेट को दोबारा फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और जो उस टाइम पे मिस कर गए वैसे कैंडिडेट अभी आप लोग अप्लाई कीजिए। और अभी जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेंट्स हु couldn't complete their एप्लीकेंट, जो उस टाइम पे नहीं अप्लाई कर पाए या आधा अधूरा फॉर्म है या एप्लीकेशन फी आपने नहीं पे किया है, तो अभी ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉग इन कीजिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, और उसके बाद में पेमेंट कर दीजिए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। या फिर कोई न्यू एप्लीकेंट्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कब से, देखिए डेट है 10 जून से 10 जून टू 9 जुलाई तक, अच्छी खासी आपके पास में टाइम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों 9 जुलाई तक का वेट करना, जैसे आपको पता चलता है मैं बोलती हूँ अप्लाई कर दीजिए। ऐसे तो मुझे 10 को ही पता चल गई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे कोई और वीडियो बना रही थी तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा टाइम लेकर आई, लेने के बाद ही लेकर आई। तो चलिए, जो रजिस्टर्ड ST एप्लीकेंट्स है who have already submitted their application successfully with fee for the post of scientist B under electronic stream, देखिए
केयरफुली मैसेज हैं जो एसटी कैंडिडेट्स हैं और साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई किए हैं, कौन सा स्ट्रीम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो देन चूज टू अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी as no vacancy was then available under their category। अगर आपका एसटी कैटेगरी में साइंटिस्ट बी के लिए अगर कोई पोस्ट फिलहाल के लिए अगर 0 वैकेंसी है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। will also be considered under ST category, they need not reapply। आप लोग को फिर से वैसे कैंडिडेट को आपको अनरिजर्व में रखा जाएगा, लेकिन आपको फिर से उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत है, दैट मीन्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई नहीं करना है। चलिए, जो रजिस्टर्ड एससी एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर application successfully with fee for the scientific assistant that means technician IT स्ट्रीम के लिए, तो चूज टू अप्लाई अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एज नो वैकेंसी वाज देन अवेलेबल अंडर देयर कैटेगरी। ऐसे एससी कैंडिडेट्स जो टेक्नीशियन के लिए फिलअप किए हैं और आपका स्ट्रीम अगर आईटी है और आपके स्ट्रीम में फिलहाल जो रिवाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म आई है उसमें अगर एससी कैटेगरी के लिए कोई अगर नहीं है वैकेंसी, तो आप ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, आपको भी अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। PWD OH applicants who have already submitted their application successfully with the fee for the scientific assistant A and choose to apply under permissible disability as per suitability without PWD reservation, disability type as no vacancy was then available for OH। अगर ऐसे कैंडिडेट जो PWD OH में हैं, एप्लीकेंट्स हैं और उसमें भी आपने किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ए के लिए, दैट मीन्स टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी और आपका कोई रिजर्वेशन वाला है नहीं है, और जैसे फिर ओएच के लिए आप लोग ऑलरेडी उसमें काउंटेबल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स उसका बोलने का मतलब है इस फॉर्म के लिए ये इंस्ट्रक्शन से मुझे तो यही समझ में आ रहा है और आप लोग को भी यही समझ में आएगा कि आई होप दैट कि देखिए जो भी वैकेंसीज मतलब दैट मीन्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं और अगर वो कैटेगरी आपका फिलहाल उसमें नहीं है, जैसे कोई एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के हैं और स्ट्रीम वाइज में फिलहाल उसमें कोई वैकेंसीज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं करनी है, ना तो अपने फॉर्म को रीमोडिफाइड करनी है। तो ये बहुत अच्छी इन लोगों ने बोला है और बहुत अच्छा, दैट मीन्स आपको और उसमें कोई मॉडिफाइड नहीं करनी एप्लीकेशन फॉर्म में। बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने इसमें मेंशन किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसी वजह से सब कुछ वो लोग मेंशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए एज लिमिट आपको पता ही है, एज लिमिट एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो इन लोगों ने भी सेम चीज मेंशन किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है और ऐसे भी अदर्स के लिए भी यही बोला जाता है। देखिए एससी एसटी एंड ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो उसके लिए क्या है, क्या अपर लिमिट है, एंड जो जनरल कैटेगरी के हैं ईडब्ल्यूएस के लिए वो लोग के लिए 30 है, मैक्सिमम ईयर 30 है, एंड जो अपर एज लिमिट जिसमें रिलैक्सेबल है उसमें 5 इयर्स एससी एसटी कैटेगरी को दिया गया है रिलैक्सेशन, एंड 3 इयर्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो भी नॉन क्रीमी ईयर में आते हैं, एंड 10 इयर्स है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। उसमें भी अगर एससी एसटी कैंडिडेट के साथ पीडब्ल्यूडी है तो आपको 15 इयर्स की रिलैक्सेबल है एंड 13 इयर्स के लिए ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये अच्छा खासा इन लोगों ने रिलैक्सेशन दिया है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 30 क्रॉस कर चुके हैं और आप कोई कैटेगरी में आते हैं तो आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं। अगर इनमें से कोई कैटेगरी में आप आते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन दे रखी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर साइंटिस्ट बी के लिए क्या है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं, और टेक्नीशियन के लिए क्या है। तो मैं आप लोग को वन बाय वन बता रही हूँ। सबसे पहले मैं साइंटिस्ट बी के लिए बता रही हूँ। साइंटिस्ट बी जो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है एमएससी में या कंप्यूटर साइंस में, मास्टर्स डिग्री विथ इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में तब भी आप एलिजिबल हैं, एमसीए है तब भी आप एलिजिबल हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन
और कंप्यूटर कोर्स TOEACC बी लेवल के लिए, अगर ये आपका सर्टिफिकेट है, ये कोर्स भी आपने कर रखा है, तो ये भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है, ME मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE, BTech, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर in any of the following streams: electronics and communications, computer science, communication, computer and networking security, computer application, software system, information technology management, industrial electronics, instrumentation, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इसमें से कोई सा भी अगर आपका स्ट्रीम है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। देखिए इसका मिनिमम क्या है, बीटेक कैंडिडेट्स एंड उसके बाद में अपर जो भी आपकी डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात है MCA के लिए, MCA सभी जगह पे अलाउ नहीं होता है, लेकिन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो आप डेफिनेटली अगर MCA के कैंडिडेट्स हैं तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई जरूर कीजिए। आप एक बार एग्जाम को जरूर देकर देखिए, कौन जाने आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर में। और साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट विथ इंटरव्यू होगी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं टेक्नीशियन के लिए, साइंटिफिक टेक्नीशियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए इसमें क्या है, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स। देखिए MSc इन फिजिक्स, जो फिजिक्स वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड कंप्यूटर साइंस एंड IT। लेकिन फिजिक्स वाले साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना, आपने देखा होगा। और यहाँ पे क्या, MSc इन एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। ये अगर इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका MS है मास्टर ऑफ साइंस, तब भी आप एलिजिबल है असिस्टेंट A के लिए। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA वाले, BE BTech इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। देखिए जो भी बीटेक के भी कैंडिडेट्स हैं और अगर आपका इसमें से कोई एक स्ट्रीम है तब भी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ जो फिजिक्स वाले हैं वो लोग साइंटिस्ट बी में एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज जो भी यहाँ पे जो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है वो सारे के सारे साइंटिस्ट बी के लिए भी एलिजिबल है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि साइंटिस्ट बी एंड टेक्नीशियन ए। टेक्नीशियन को साइंटिफिक असिस्टेंट ए भी बोलते हैं। तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों का एप्लीकेशन फी मैं और एक बार बता दे रही हूँ, विमेन्स एंड SC/ST कैटेगरी के लिए 400 है एंड अदर्स के लिए 800 है पर एप्लीकेशन इन द सेंस साइंटिस्ट बी के लिए 800 एंड असिस्टेंट ए के लिए 800। आप दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपको एक ही सेंटर पे ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आपको दो अलग अलग सेंटर्स पे वो लोग नहीं भेजेंगे, आपके एडमिट कार्ड में एक ही सेंटर रहेगा और वहां पे डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। और ऐसे मैं भी आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दूंगी, आप वहां जा करके उसका इंफॉर्मेशन, ब्राउचर्स, एप्लीकेशन फी सब कुछ डिटेल्स में देख लीजिए। और जो भी दिसंबर में अप्लाई नहीं कर पाए वो लोग इस फॉर्म को एक बार जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।